हाँ तो फ्रेंड्स क्या हालचाल है। आज बिल्कुल एक बार फिर से हम हिला के रखने के लिए आ चुके हैं। बिल्कुल ही बेसिक तरीके से आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, हर एक टॉपिक को इतना बारीकी से समझेंगे कि दोबारा समझने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ इस चैनल पढ़ने के बाद आपको कहीं भी और कहीं जाने की आवश्यकता बिल्कुल कतई बिल्कुल पड़ेगी ही नहीं, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। इसके साथ बच्चों अपना इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं। देखेंगे सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन में देखना कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। ये रैखिक बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप देखेंगे ये क्या होता है। व्यापक रूप का मतलब होता है एक ऐसी मशीन जो कि सभी रैखिक बहुपदों को बनाती है, वही होती है हमारी क्या कहलाती है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। देखेंगे जो हमारा कहा जा रहा है कि ax + b हमारा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। ax + b हमारा रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है बच्चों, अब कहा जा रहा है कि a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर 0 कर देंगे तो x भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या b। अब b हमारा अचर पद बनेगा और b अकेला नहीं हो सकता है क्योंकि x का होना जरूरी है। रेखीय बहुपद ये कहता है कि कोई भी एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होनी चाहिए। यहाँ पर चर की घात 1 है लेकिन यहाँ पर चर है ही नहीं तो उसकी घात 1 हम कैसे मान सकते हैं, चर की घात 0 हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ऐसा है कि ये हमारा रेखीय बहुपद नहीं कहलाएगा, इसीलिए a का मान कभी भी 0 हम नहीं करेंगे, नहीं रेखीय बहुपद ये रह ही नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल देखेंगे जैसे -2x + 4 x + 7 x + b, मतलब b का मान यहाँ पर देखिए 0 हो गया, मतलब b का मान हम 0 कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ax + b है तो हम इसको ax लिख सकते हैं, लेकिन हम कभी भी a का वैल्यू 0 करके सिर्फ b नहीं लिख सकते। अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे अधिकतम एक शून्यक होगा, तो जो हमारा रैखिक बहुपद होता है इसमें कितने शून्यक मिल सकते हैं, तो एक ही शून्यक सिर्फ इसमें मिल सकता है, उससे ज़्यादा शून्यक नहीं मिलेगा। आप लोगों ने शून्यक निकालना सीखा होगा। ax + b अगर लिखा है तो शून्यक निकालेंगे तो इसको 0 के बराबर रखते हैं तो निकलेगा क्या आपको -b/a। x बराबर -b/a क्या आएगा हमारा शून्यक कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोई संख्या हो सकती है, आगे भी हम समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये क्या होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है ax² + bx + c। ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसी प्रकार अगर a का मान यहाँ पर 0 कर देंगे तो ये a वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, बचेगा क्या ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन हमारा द्विघात बहुपद नहीं है, रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद की बात होना रही, द्विघात बहुपद के लिए a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। अब देखेंगे यहाँ पर आगे एग्जाम्पल -2x² + 3x + 4, ये एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि 2x² + 0 + 0। यहाँ पर 0 0 क्यों कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो b है और जो c है इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। मतलब कभी भी अगर हम ऐसे लिख दें अकेले 2x² तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। अगर इसको बड़ा करके लिख दें 2x² + x + 1 तो ये भी द्विघात बहुपद है। मतलब द्विघात बहुपद के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें b और c हो, परंतु a की वैल्यू कभी भी 0 मत करना, नहीं तो द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। आगे देखेंगे कि अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। मतलब द्विघात बहुपद होगा या तो उसमें एक शून्यक होंगे या तो उसमें 2 शून्यक होंगे, लेकिन 2 से ज्यादा शून्यक उसमें देखने को आपको कभी नहीं मिलेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कैसे होगा। अच्छा मान लीजिए लिखा है 4x², ये क्या है बच्चों हमारा एक द्विघात बहुपद है। अगर इसका हम क्या निकालें, शून्यक निकालें तो इसको 0 के बराबर रखना होगा, रखेंगे तो x² बराबर क्या मिल जाएगा 1/4 मिल जाएगा, x बराबर √1/4 मिल जाएगा और x बराबर मिल जाएगा 1/2। तो देखिए द्विघात बहुपद है लेकिन शून्यक कितना मिला एक। इसी प्रकार जब हमको कोई दूसरा मिलेगा तो हो सकता है उसमें 2 शून्यक मिल जाए, लेकिन 2 से ज़्यादा शून्यक देखने को नहीं मिलेंगे। आगे देखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ये त्रिघात बहुपद व्यापक रूप बहुत आसान है, ax³ + bx² + cx + d। बहुत आसान है, इसमें भी a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, नहीं तो त्रिघात बहुपद नहीं रह जाएगा। अगर ये 0 हुआ तो बचेगा ये इतना पोर्शन हमारा क्या कहलाता है द्विघात बहुपद। a की वैल्यू 0 करेंगे तो द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। आगे देखेंगे इसके एग्जाम्पल, जैसे 2x³ + 3x² - 3x + 2, और इसका एग्जांपल एक और है आप देख सकते हैं। फिर देखेंगे अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, मतलब 1 शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा, 3 शून्यक है, लेकिन 3 से ज़्यादा शून्यक देखने को यहाँ पर नहीं मिलेंगे, कतई कभी नहीं मिलेंगे। अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोग फटाफट से इसको नोट कीजिए, तो आपको हम और आगे ले चलते हैं, आपके और आगे इंट्रोडक्शन में आपका परिचय कराते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों ने सब कुछ छाप डाला होगा, अब इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मजा लेते हैं, आगे के एंजॉय करते हैं। बहुत ही आसान है, इसको समझ लेंगे तो आपकी एक्सरसाइज मान लीजिए कि ऑलमोस्ट खत्म ही है, क्योंकि इसी बेस्ड पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज लगनी है।
चलिए देखते हैं कि बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। जो बहुपद होता है, कोई भी बहुपद होगा, मान लीजिए कोई बहुपद लेते हैं हम 2x + 1, ठीक है, एक बहुपद है। तो बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, तो इसमें जो शून्यक मिलेगा और जो गुणांक मिलेगा उनके बीच हमको क्या देखना है, संबंध देखना है। अब शून्यक और गुणांक क्या होते हैं इसको अच्छे समझेंगे। जैसे जो हमारा मिलेगा k अल्फा बीटा गामा भी हमको मिलेंगे, आगे समझ में आएंगे, तो इनको कहते हैं हम शून्यक। जो हमारा मिलता है a b c d, इन्हीं में मिलेंगे, उनको कह रहे हैं गुणांक या फिर अचर पद। देखिए यहाँ पर एक बहुपद लिखा हुआ है, देखिए बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, जैसे a और b, यहाँ पर जो मिल रहा है a b, इसमें देखिए मिलेगा c, उसमें मिलेगा a b c d तीनों। तो a b c d ये जो चार मिल रहे हैं इनको कहते हैं गुणांक या फिर अचर पद। जो a b और c, a b तक तो सीधे गुणांक मिल रहा है, जैसे a और b ये देखिए किसी के साथ गुणा है, ये x² के साथ गुणा है और ये x के साथ गुणा है। और देखिए यहाँ पर c है, वहाँ पर d है। देखिए c यहाँ पर अकेले है, जब अकेला रहेगा तो अचर पद और किसी के साथ रहेगा तो गुणांक। वहाँ पर देखिए d जो हमारा लास्ट में है, d हमारा अकेला है तो क्या कहलाएगा, अचर पद। अभी और आगे चलेंगे 4 घात वाले में, तो d हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक, ठीक है। तो जो हमारे k अल्फा बीटा गामा होते हैं और ये हमारे हैं शून्यक, और a b c d जो हमको मिलेंगे उनको कहते हैं गुणांक या फिर अचर पद। अब देखेंगे कि जो हमारा रैखिक बहुपद होता है इसका व्यापक रूप होता है ax + b, यानी a ≠ = 0, इसको आपने भी पीछे पढ़ा है। मतलब जो ये संबंध है k = -b/a, के हमारा जो शून्यक होता है, अगर शून्यक को हम बराबर कर दें किसके, जो ये गुणांक है b किसका गुणांक है, b अकेला है तो ये अचर पद कहलाएगा। और जो हमारा a है, a हमारा x का गुणांक है, यानी शून्यक बराबर माइनस का अचर पद, मतलब जो हमारा अचर पद मिलेगा उसको हम अपने मन से माइनस में कर देंगे और बटे में क्या करेंगे, x का गुणांक, यानी a हमारा क्या है, x का गुणांक, यानी शून्यक बराबर माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। यही हमारा संबंध है शून्यक और गुणांकों के बीच में। अब देखेंगे द्विघात बहुपद। यहाँ पर देखिए क्या है कि ax² + bx + c, ये इसका क्या है, एक व्यापक रूप है। अब देखेंगे इसके बीच संबंध क्या होता है, यानी अल्फा + बीटा, जो इसको क्या मिलेंगे, शून्यक मिलेंगे। जो हमारा x y, कभी कभी हम निकालते हैं ना, x मिलेगा या y मिलेगा, इसमें कुछ मान मिलता है 1, इसके मिलता है 2, तो इन्हीं को हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, मतलब किसी को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा मान लेंगे। अल्फा बीटा मानने के बाद करते क्या है, अल्फा बीटा मानने के बाद इसी को जोड़ देंगे या एक बार गुणा कर देंगे। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, -b/a, यानी -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और अल्फा × बीटा मिलेगा c/a, मतलब अचर पद बटे x² का गुणांक। ये अचर पद कहाँ है, यहाँ पर c अकेला है तो अचर पद, और x² गुणांक कहाँ है, यानी x² के साथ जो गुणा है वही उसका गुणांक कहलाएगा, ठीक है। और अब देखेंगे त्रिघात बहुपद, ax² + bx², x³ होता है, ax³ + bx² + cx + d, ये हमारा क्या मिलेगा, इसका व्यापक रूप। इसमें भी एक हमारा कभी 0 नहीं होगा। इसमें 3 रूप होते हैं, एक अल्फा + बीटा + गामा। अगर इनको तीनों को जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगी -b/a के बराबर आएगी। फिर अल्फा × बीटा, बीटा × गामा + गामा × अल्फा, जो वैल्यू आएगी वो c/a के बराबर होगी। फिर अल्फा × बीटा × गामा जो होता है वो -d/a के बराबर होता है। और ये a b c d क्या है, इसमें आपको पता है कि x³ का गुणांक क्या है, a है, और यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या है, b है, और x का गुणांक क्या है, c है, और d हमारा अकेला है तो ये अचर पद कहलाएगा। अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको जो समझ लीजिए, आपको ये सारे मान याद होने चाहिए, क्योंकि सूत्र जो ये फार्मूले में डायरेक्ट अप्लाई होंगे तो आपको याद रहेगा, तभी ये आपको काम देगा, ठीक है। इसी के साथ आप इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम अपने चैप्टर पर चलते हैं और चैप्टर का एंजॉय करते हैं।